बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल मैं बड़ा परेशान था। दरअसल मेरी छोटी बहन अनाबिया की तबीयत ठीक नहीं थी। डॉक्टर के पास लेकर गया तो उसे नमूनिया की तशखीस हुई, जिसे सुनकर मैं दंग रह गया और आंसू मेरी आंखों से बह निकले। मुझे रोता देखकर डॉक्टर ने मेरे हाथ पर हाथ रखा और बोले, बेटा, परेशानी वाली कोई बात नहीं। नमूनिया लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज मौजूद है। हम सर्दियों में तकरीबन हर हफ्ते ही कई मरीजों में ऐसे केसेस को कामयाबी से डील करते हैं, जिसके बाद मरीज सेहतमंद हो जाता है। इसीलिए आप फिक्र मत करो। डॉक्टर की बात सुनकर मुझे काफी हौसला हुआ। दरअसल वो मेरे बेहतरीन दोस्त के अब्बू थे, इसीलिए मैं हमेशा ही उन्हीं के पास आता था। अनाबिया को डॉक्टर ने पेशेंट बेड पर लेटाकर ड्रिप लगा दी थी। मैं उसे प्राइवेट अस्पताल लेकर आया था और इस वक्त हम दोनों जिस कमरे में थे उसमें हमारे अलावा कोई न था। अनाबिया पेशेंट बेड पर लेटी सो रही थी, जबकि मैं उसके करीब स्टूल पर बैठा हुआ था और उसे उदासी से देख रहा था। मेरी बहन अनाबिया मुझसे 5 साल छोटी थी, मगर वो मेरी तरह नॉर्मल नहीं थी। वो ज़हनी तौर पर माजूर थी। नींद में जब उसने मेरे सामने अब्बू अब्बू कहा तो मेरा मुंह हलक तक कड़वा हो गया, क्योंकि मुझे इस नाम से सख्त नफरत थी। उसके मुंह से अब्बू का लफ्ज सुनते ही मेरा दिमाग माजी की तरफ पलटा। मेरा नाम फरीद है और मेरा ताल्लुक लाहौर शहर से था। अम्मी अब्बू की आपस में अरेंज मैरिज हुई थी, मगर अम्मी मेरे अब्बू से इतना प्यार करती थी, यूं लगता था जैसे उन दोनों की आपस में मोहब्बत की शादी हुई हो। अब्बू ने भी अम्मी को आंखों का तारा बनाकर रखा हुआ था। मैं और अनाबिया अब्बू से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। अनाबिया ज़हनी तौर पर माजूर थी, उसे किसी चीज की होश और समझ नहीं थी, मगर वो मुझसे और अम्मी अब्बू से इंतहा का प्यार करती थी और हमें पहचानती भी थी। बाकी लोगों के चेहरे वो भूल जाती थी, हमारे अलावा वो किसी से बोलती नहीं थी। हमारे साथ भी उसने कभी ज्यादा बात नहीं की थी, क्योंकि उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता था। मगर कुछ अरसे बाद हमारी जिंदगी एक तूफान की जद में आ गई और फिर सब खत्म हो गया। माजी के बारे में सोचकर मेरी आंखों में सुर्ख डोरे नुमाया हुए। अब मेरे दिल में सिर्फ अब्बू के लिए नफरत थी। मैंने अनाबिया के ड्रिप लगे हाथ पर अपना हाथ रखा और उसे तसल्ली दी कि उसका भाई उसके पास ही है। अब वो आंखें मूंदे सो रही थी। एक दिन मैं अनाबिया को अस्पताल से घर ले आया था, मगर अभी भी वो मुकम्मल ठीक नहीं हुई थी। ऑफिस से मैं काफी दिनों से छुट्टियां कर रहा था और अब मुझे परेशानी होने लगी थी, क्योंकि मेरा हर्ज हो रहा था। इतनी छुट्टियां मैंने जिंदगी में कभी नहीं की थी। दिल पर पत्थर रखकर मैंने अनाबिया को इतने बड़े घर में तन्हा छोड़कर ऑफिस तो आ गया था, मगर सारा दिन मेरा दिमाग गैर हाजिर ही रहा और मैं अनाबिया के बारे में सोचने लगा। मेरा बेहतरीन दोस्त यासिर मुझे तसल्ली देने लगा। ये वही दोस्त था जिसके अब्बू डॉक्टर थे। यासिर मुझे कहने लगा, फरीद, तुम परेशान ना हो, तुम्हारी बहन ठीक हो जाएगी। अब्बू ने भी कहा है कि परेशानी वाली कोई बात नहीं है। उसने तसल्ली दी तो मैं चौंक कर होश की दुनिया में आया और उसे बताया कि मसला ये नहीं है, बल्कि मसला ये है कि अनाबिया घर में अकेली होती है, इसीलिए मुझे उसकी टेंशन लगी रहती है। मैंने बताया तो दोस्त सोच में पड़ गया और फिर मुझे मशवरा देते हुए कहने लगा, तुम उसके लिए कोई मेड रख लो जो उसका सारा दिन ख्याल रखे और उसके साथ भी रहे। इससे तुम्हारी बहन का दिल भी लगा रहेगा और तुम्हें उसकी परेशानी भी नहीं होगी। दोस्त का ख्याल मुझे अच्छा लगा था। मैं सोच रहा था कि अब ऐसा ही करूंगा। यह अच्छा आइडिया था। यूं उस दिन घर जाकर मैंने एक इश्तिहार तैयार करवाया और उसे अखबार में शाया करवाने के साथ साथ घर के बाहर गेट पर बैनर भी लगवा दिया, जिसके बाद अनाबिया की और मेरी हम उम्र लड़कियां इंटरव्यू के लिए आने लगी। उनमें से एक अनाबिया की ही हम उम्र लड़की को मैंने सेलेक्ट कर लिया था। आज उस लड़की का घर में पहला दिन था। मैंने उसे सब काम समझाए और फिर ऑफिस के लिए निकल गया। सारा दिन मैं खुश रहा था और अनाबिया की तरफ से इत्मीनान भी था। मैं सोच रहा था कि अनाबिया भी काफी खुश होगी, क्योंकि उसकी कोई दोस्त नहीं थी। अब दिया की सूरत में उसे एक नई दोस्त मिल गई है। मगर जब मैं घर पहुंचा तो ये देखकर दंग रह गया कि अनाबिया रो रही थी और दिया परेशान खड़ी थी। दिया ने बताया कि अनाबिया ने मुझसे काफी बदतमीजी की है और ना इसने मेरे हाथ से खाना खाया है और ना ही मेडिसिन खाई है। दिया की बात सुनकर अनाबिया मेरे गले लगकर रोने लगी। मुझे लग रहा था जैसे ये लड़की झूठ बोल रही है और इसे अनाबिया का ख्याल ही रखना नहीं आया। यूं मैंने दिया को नौकरी से निकाल दिया और फिर दोबारा इश्तिहार लगाया। एक हफ्ते में काफी लड़कियां इंटरव्यू देने आ गई, मगर हर लड़की 1-2 दिन ही घर में टिक पाती थी। उसके बाद वो ये कहकर चली जाती थी कि अनाबिया उनसे बदतमीजी करती है और बात नहीं सुनती। हर लड़की का यही कहना था। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि यकीनन अनाबिया की ही गलती है। हर लड़की तो झूठ नहीं बोल सकती। यूं मैं मायूस हो गया, क्योंकि अनाबिया तो किसी सूरत भी ये बात नहीं मान रही थी कि मैं उसके लिए कोई मेड रखूं। और फिर मैं थक हार कर बैठ गया। उस दिन इतवार था। जब घर के दरवाजे पर बेल बजी, मैंने दरवाजा खोला तो बाहर एक औरत खड़ी थी। मैं उसे अंदर ले आया
उसने बताया कि वो इश्तिहार देख कर आई है। उस औरत की उम्र लगभग 50 साल थी। मैंने उसे यासियत से बताया कि मेरी बहन अपनी हम उम्र लड़कियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही, आप उसे कैसे संभालेंगी? वो तो इस बात के लिए राजी ही नहीं है कि मेरे अलावा उसके साथ कोई हो जो उसका ख्याल रखे। ये सुनकर वो औरत बोली, मुझे एक मौका दो, मैं अनाबिया से दोस्ती भी कर लूंगी और उसका ख्याल भी रखूंगी। उस औरत ने इतने एतमाद से कहा तो मेरे दिल ने कहा कि एक मौका उनको भी देना चाहिए। मैंने उन्हें कहा कि आप 2 दिन का डेमो देते हैं, अगर मेरी बहन को कोई एतराज़ ना हुआ तो मैं आपको रख लूंगा। ये सुनकर वो बड़ा खुश हुई और बोली, देखना अनाबिया मुझसे दोस्ती ज़रूर करेगी। उस औरत का एतमाद मुझे हैरान कर रहा था। उसने अबाया पहना हुआ था और नकाब किया हुआ था। सर पर एक बड़ी सी चादर भी ओढ़ी हुई थी। मैंने उससे कहा कि आप यहाँ नकाब उतार कर आइएगा, मैं वैसे भी सारा दिन ऑफिस में होता हूँ। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, मैं बहुत पर्दे वाली हूँ, आपके सामने तो मैं नकाब नहीं उतारूंगी, लेकिन आपकी गैर मौजूदगी में मैं नकाब नहीं करूंगी। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया। मैं उस औरत का चेहरा देखना चाहता था, क्योंकि ये मामला मेरी बहन का था। हर किस्म की छानबीन लाजमी थी, मगर उस औरत का एहतराम करते हुए मैं खामोश हो गया और उसे चेहरा दिखाने के लिए फोर्स ना किया। अगले दिन मैं ऑफिस में सारा दिन परेशान ही रहा कि न जाने अनाबिया उन औरत को जिनका नाम मदीहा था कबूल करेगी भी या नहीं। जब मैंने मदीहा को फ़ोन किया तो उन्होंने यही कहा कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैं चाह रहा था कि रात को जब घर जाऊंगा तब अपनी आंखों से सूरत हाल देख कर कोई तज्जिया निकालूंगा। मैं ऑफिस से 6 बजे निकल जाता था और 7 बजे तक पहुंच जाता था। आज मैं घर आया तो ये देखकर मुझे खुशगवार हैरत हुई कि अनाबिया ने मदीहा से दोस्ती कर ली थी। मैं वाकई शॉक्ड हो गया था और मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। यूं मदीहा आपा को हमारे घर आते हुए 1 हफ्ता हो गया और इस दौरान अनाबिया ने उनसे काफ़ी दोस्ती कर ली थी। मैं अब मदीहा को आपा कहता था क्योंकि वो मुझसे बड़ी थी। मैंने उनका चेहरा अब तक नहीं देखा था। अलबत्ता मुझे ये जानने का बहुत इश्तियाक था कि किस तरह आपा ने मेरी बहन से दोस्ती की है। जब मैं आपा से पूछता तो वो मुझे कुछ नहीं बताती थी और बस ये कह देती थी कि ये एक राज है। ये सुनकर मैं मुस्कुरा देता था और फिर उन्हें बताने के लिए फोर्स नहीं करता था, क्योंकि मेरे लिए यही काफ़ी था कि उन्होंने मेरी बहन को संभाला हुआ था और बहन भी खुश थी। आज ऑफिस से छुट्टी थी तो मैंने सोचा कि मैं नाबिया के कमरे में चला जाता हूँ और देखता हूँ कि वो और मदीहा आपा क्या कर रही हैं। वैसे तो मैं नाबिया के कमरे में तब नहीं जाता था जब आपा होती थी, लेकिन आज दिल कर रहा था कि अपनी बहन को खुश देखकर मैं भी खुश हो जाऊं और उससे बातें करूं। जिस दिन मैं घर में होता था उस दिन आपा नकाब किए रखती थी। जब मैं अनाबिया के कमरे में गया तो ये देखकर हैरत हुई कि अनाबिया ज़मीन पर बैठी हुई किसी गुड़िया से खेल रही थी और हाथ पांव ज़मीन पर धीरे धीरे मारते हुए अब्बू अब्बू कह रही थी। मैं एकदम माजी में पलटा, क्योंकि ऐसा तो अनाबिया बचपन में तब करती थी जब वो बहुत खुश होती थी, और इतना खुश वो तब होती थी जब अब्बू से कोई चीज़ ला कर देते थे। जब से अब्बू का इंतकाल हुआ था उसके बाद से अनाबिया ने ऐसा कभी नहीं किया था और आज 10 साल बाद वो ऐसा कर रही थी। ये बात मेरे लिए काफ़ी शौक थी। मैंने अनाबिया से पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रही हो और ये गुड़िया कहाँ से आई है। मैंने उससे पूछा मगर आगे से उसने कोई जवाब न दिया, बस बड़ी सी गुड़िया के बाल कंघी करने लगी। तो मैंने सवालिया निगाहों से मदीहा आपा को देखा। वो कहने लगी, बेटा फरीद, दरअसल आजकल अनाबिया बहुत खुश है क्योंकि मैं उसका एक माँ की तरह ख्याल रख रही हूँ। बस इसीलिए इस तरह करके अपनी खुशी का इजहार करती है। मैंने कल इसे इसकी पसंद की गुड़िया ला कर दी है ना, तो इसलिए शुक्रिया अदा कर रही है मेरा। मदीहा आपा की बात सुनकर मैंने इस बात में सर हिलाया कि शायद वाकई अनाबिया बहुत खुश है और अब उसे देखकर मैं भी खुश था। मैं मदीहा आपा को गौर से देखने लगा। उनकी आंखें देखकर मुझे यूं लगता था जैसे कभी बहुत पहले मैंने भी कहीं उन्हें देख रखा था। अगर मैं मदीहा आपा का चेहरा देख लेता तो शायद मुझे याद आ जाता, मगर मसला ये था कि मैं मदीहा आपा का चेहरा नहीं देख सकता था। इसीलिए अपने तजस्सुस को एक साइड पर रखा और कमरे से निकल गया। अब अक्सर ही ऐसा होने लगा था। जब मैं अनाबे के पास जाता तो वो अपनी खुशी का इजहार करते हुए मुझे नए नए खिलौने और चीज़ें दिखाती और हाथ पांव चलाते हुए अब्बू अब्बू कहती रहती। कभी कभार मैं सोच में पड़ जाता कि अब अनाबिया अब्बू को इतना याद करके खुश क्यों होने लगी है। पहले तो वो उनको याद करके उदास हो जाती थी। मदीहा आपा तो यही कहती थी कि अनाबिया को एक माँ की मोहब्बत मिल गई है, इसीलिए वो खुश रहने लगी है। उनका मैं बेहद मशकूर था कि उनकी बदौलत मेरी बहन बदल गई थी। मदीहा आपा को मेरे घर आते हुए 3 महीने हो चुके थे और मैं उनकी तरफ से मुतमईन था। आज मौसम सख्त खराब था और मुझे यूं महसूस हो रहा था कि बारिश खुलकर होगी। इसीलिए मैंने सोचा कि ऑफिस से घर ही चला जाता हूँ।
मैकेनिक की दुकान पर फिर कभी चला जाऊंगा, क्योंकि पिछले दिनों भी घर जाते हुए मुझे बहुत मसला हुआ था, क्योंकि उन दिनों मेरी गाड़ी खराब थी। अब भी गाड़ी को मैं सर्विसेज के लिए मैकेनिक की दुकान पर छोड़ कर आया था। अब अगर लेने जाता तो देर हो जाती और बारिश शुरू हो जाती, इसीलिए वापसी पर मैं बाइक पर घर जा रहा था। मेरा घर सड़क पर था। जब मैंने घर पहुंचकर बाइक रोकी तो पड़ोसन मेरे पास आ गई। सलाम दुआ के बाद वो बोली, आपके घर कौन मर्द आता है? अक्सर आते जाते देखा है उसे। क्या उसे अनाबिया की देखभाल के लिए रखा है? आपको तो गालिबन एक औरत मिल गई थी ना शायद, फिर मर्द क्यों रख लिया, वो भी एक जवान लड़की के लिए? पड़ोसन की बात सुनकर मेरे माथे पर बल पड़े। मुझे अपने पड़ोसी बहुत जहर लगते थे। वजह ये थी कि हर घर की औरतें दूसरों के घरों पर नजर रखती थी और मिर्च मसाले लगाकर बात को फैलाती थी। मैंने उस औरत की बात को मुनासिब तरीके से नजरअंदाज किया और घर के अंदर आ गया। मुझे यकीन था कि उनको कोई गलतफहमी हुई थी। हमारे घर किसी आदमी का कभी आना जाना नहीं रहा था। मदिया आपा कभी कोई मेहमान नहीं आ सकता था, क्योंकि उन्होंने बताया था कि ना उनका शौहर है और ना कोई रिश्तेदार। वो इस दुनिया में अकेली है। खैर, उस पड़ोसन की बात पर कान ना धरते हुए मैं घर आ गया। हफ्ते को बॉस ने एक साथ डिनर का प्रोग्राम बना लिया, इसीलिए सब एम्प्लॉयज जल्दी ऑफिस से निकल रहे थे। मैंने बॉस से माजरत कर ली थी कि मैं उनके साथ नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे अनाबिया के साथ वक्त गुजारना है। यूं मैं रास्ते में अनाबिया की मनपसंद खाने की चीज़ें खरीद कर घर की तरफ चल पड़ा। मैं अपनी गाड़ी में था। शाम 5 बजे जब मैं घर के करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि कोई मर्द मेरे घर से निकल कर गया था और मदिया आपा भी दरवाजे पर खड़ी थी। जब तक मैं घर पर पहुंचा, वो आदमी जो मेरे घर से निकला था वो वहां से जा चुका था और मदिया आपा भी घर के अंदर चली गई थी। मैं काफी मुतहय्यर हुआ और घर पहुंचकर मदिया आपा से उस आदमी के बारे में पूछा तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया और बोली, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है बेटा, घर तो कोई नहीं आया। मदिया आपा की बात सुनकर मैं थोड़ा मुताज्जिब हुआ। उनका लहजा घबराया हुआ लग रहा था और दूसरा, मुझे यकीन था कि मैंने अपनी आंखों से किसी मर्द को अपने घर के गेट से निकलते देखा था और मदिया आपा भी दरवाजे पर खड़ी थी। इस सोच विचार के साथ मैंने अपनी बहन अनाबिया को देखा जो खुश हो रही थी। मैंने उसे स्लैंटी, लेस और बिस्किट वाला शॉपर पकड़ाया तो वो और खुश हो गई, जबकि मैं उदास हो गया। मेरी 20 साल की बहन किसी 5 साल की बच्ची जैसा रिएक्ट करती थी। उदासी से मैं कमरे में चला गया और उस मंजर को सोचने लगा कि क्या वाकई वो मेरा वहम था या फिर मदिहा आपा झूठ बोल रही थी। लेकिन मदिहा आपा मुझसे झूठ क्यों बोलेंगी, यही सोचकर मैं उलझ रहा था। इसके अलावा भी मैंने मदिहा आपा को किसी मर्द से फोन पर बात करते सुना था। जब मैंने पूछा कि आप किससे बात कर रही हैं तो वो घबरा गई थी। उन्हें नहीं मालूम था कि मैं उनकी बात सुन रहा हूँ। वो उस मर्द से ये कह रही थी कि अनाबिया बिल्कुल ठीक है, आप उसे मेरे पास अमानत ही समझे। जबकि मैंने मदिहा आपा से पूछा तो उन्होंने कहा कि अपनी दोस्त से बात कर रही थी। मैं खामोश हो गया और मजीद कोई सवाल न किया। अलबत्ता मुझे अब मदिहा आपा पर शक होने लगा था और मैं अपनी बहन के हवाले से मुतफक्किर हो रहा था। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मदिहा आपा मेरी बहन के साथ कुछ गलत कर देंगी। ऑफिस में मैंने अपने दोस्त यासिर से भी इस बारे में बात की तो वो बोला कि उसके मोहल्ले में भी एक मशकूक औरत नर्स बनकर एक लड़की का ख्याल रखने आई थी और फिर वो औरत उस बेचारी लड़की को अगवा करके ले गई थी। यासिर की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ऊपर से मदिहा आपा के बारे में सोचकर मेरा सर दर्द करने लगा था। मुझसे ऑफिस में दर्द की वजह से कोई काम नहीं हो पा रहा था। ऊपर से लैपटॉप की स्क्रीन देख देख कर आंखें दर्द करने लगी थी। बार बार मदिहा आपा के बारे में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे कि वो मेरी बहन को अगवा करना चाहती है। इसीलिए तो उस दिन फ़ोन पर कह रही थी कि अनाबिया मेरे पास अमानत है। बस यहीं पर मेरा जब्त टूटा था और मैंने फैसला कर लिया था कि मैं हर सूरत घर जाऊंगा और मदिहा आपा को नौकरी से फारिग कर दूंगा। मुझे हर हाल में अपनी बहन की सेफ्टी चाहिए थी। मैंने अम्मी से वादा किया था कि अनाबिया का ख्याल रखूंगा। दोपहर के 2 बजे ही छुट्टी लेकर मैं ऑफिस से निकल गया। जबकि माइग्रेन की मेडिसिन लेने के लिए मैं एक मेडिकल स्टोर के पास आया तो देखा कि मदिहा आपा वहां से कोई दवा लेकर निकली थी। उन्होंने मुझे नहीं देखा था। उनकी वही मखसूस चादर थी और अब आया था, चेहरे पर नकाब किया हुआ था। मैंने मदिहा आपा की जासूसी करते हुए मेडिकल स्टोर में खड़े बंदे से पूछा कि ये औरत क्या लेने आई थी। मेडिकल स्टोर वाला मुझे जानता था, क्योंकि अक्सर उसी से मैं अद्वियात लेता था। मुझे देखकर वो कहने लगा, ये औरत बड़ी अजीब थी। कहने लगी, बुखार की दवा दे दो। मैंने दी तो कहने लगी, ये मर्द के लिए भी है ना, मेरे शौहर को साइड इफेक्ट तो नहीं होगा इस दवा का। मैं तो हैरान था कि ये औरत मार्स सैयारे से आई है क्या, जो इसे पता ही नहीं है कि मर्द और औरत के लिए बुखार की दवा एक जैसी होती है। वैसे वो औरत शायद अपने शौहर से बहुत प्यार करती होगी, इसीलिए इतनी वहमी हो रही थी।
वो मेडिकल स्टोर वाला पहले तो बेजारी से बोला, लेकिन फिर आखिर में मुस्कुराने लगा और बोला, मेरी बीवी भी मेरे बारे में इतनी ही वहमी है। मेडिकल स्टोर वाले से दवा लिए बगैर मैं गाड़ी में बैठ गया। मैं ये सुनकर दंग रह गया था कि मदीहा आपा का कोई शौहर भी है। वो तो यही कहती थी कि मेरी शादी नहीं हुई। मैं आज सच्चाई से पर्दा उठाना चाहता था, क्योंकि वो झूठ बोलती थी। जल्दी जल्दी गाड़ी भगाकर मैं घर पहुंचा तो देखा मदीहा आपा भी घर नहीं आई थी। यूं मैंने गाड़ी को अपने घर से 2 घर छोड़कर यासिर के गैराज में पार्क किया और पैदल अपने घर चला गया, क्योंकि अगर मदीहा आपा मेरी गाड़ी देख लेती तो उनको पता चल जाता कि मैं आ गया हूँ और फिर वो मजीद चौकन्ना हो जाती। अनापिया सो रही थी, इसीलिए मैं उसके कमरे में टेरेस में जाकर छुप गया। कमरे की कांच की खिड़की थी जो टेरेस की तरफ खुलती थी। खिड़की के आगे पर्दे भी लगे थे जो मैंने एक साइड पर कर दिए थे ताकि मैं टेरेस में खड़ा नजर ना आऊं। लेकिन मुझे पर्दे की आड़ से देखने पर कमरे में नजर आए कि अंदर क्या हो रहा है। मैं देखना चाहता था कि कमरे में आकर मदीहा आपा मेरी बहन के साथ कैसा सलूक करती है। थोड़ी देर बाद इंतजार खत्म हुआ और मदीहा आपा घर आ गई। जब वो कमरे में आई तो उनके साथ एक आदमी भी था जिसने अपने सर पर चादर ओढ़ रखी थी। जैसे ही कमरे की लाइट चली और उस आदमी ने चादर उतारी तो उसका चेहरा देखकर मेरी रूह लरस गई, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि मेरे सगे अब्बू थे जो मर गए थे। उन्होंने अनाबिया को जगाया तो अनाबिया आंखें मलती उठी और अब्बू के पास खुशी खुशी आ गई। इस दौरान मैं भी टेरेस से निकलकर कमरे में आ गया था और गुस्से में अब्बू को देख रहा था। वो मुझे देखकर डर चुके थे। वो मेरे आगे हाथ जोड़ने लगे और बोले, बेटा पहले मेरी पूरी बात सुन लेना, फिर कोई फैसला करना। मैं जानता हूं तुम बचपन से मुझसे नफरत करते हो। एक बार मेरी बात सुन लो। मैं शर्मिंदा हूं और तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। अब्बू ने कहा तो मैंने गहरी सांस खारिज करके खुद को पुरसुकून करने लगा, क्योंकि अनाबिया के सामने मैं अब्बू को कुछ नहीं कह सकता था। मजबूरी में अपनी बहन की खातिर खामोश हो गया और मुझे शक पड़ा कि वो आदमी अब्बू ही है जो यहाँ आते जाते हैं, जिस वजह से अनाबिया इतनी खुश रहती थी और उसके पसंदीदा तोहफे भी अब्बू ही लाते थे। दरअसल माजी में हुआ ये था कि हमारी जिंदगियों में बहुत खुशियां थी, मगर अचानक अब्बू को अपने ऑफिस की किसी औरत से मोहब्बत हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने अम्मी के साथ बुरा सलूक करना शुरू कर दिया और अम्मी को रोता छोड़ दिया, जिस वजह से मुझे अब्बू से नफरत हो गई। अनाबिया छोटी थी, इसीलिए वो कुछ समझ नहीं पाती थी। वो अब्बू से हमेशा मोहब्बत करती थी। अम्मी अब्बू की बेवफाई की वजह से बीमार हो गई थी और फिर एक दिन मैं घर देर से आया, क्योंकि अपना जी बहलाने अपने दोस्तों के साथ घूमने गया हुआ था ताकि अब्बू के दिए जख्म भुला सकूं। जब मैं घर वापस आया तो मालूम हुआ कि अब्बू का इंतकाल हो गया है। हमारे घर मेहमान जमा थे और फिर कुछ अरसे बाद ही अम्मी भी फौत हो गई और हम तन्हा रह गए। फिर अनाबिया भी अम्मी अब्बू के गम में निढाल हो गई। कुछ अरसा हम उस घर में रहे और फिर मैंने मेहनत करके अपना बड़ा घर बना लिया, क्योंकि हमारा ताल्लुक अमीर घराने से था। अम्मी और अब्बू की बहुत जायदादें थी। उस घर में अम्मी अब्बू के हवाले से मेरी बहुत दर्दनाक यादें थी, इसीलिए मैंने वो घर छोड़ दिया और दूर जाकर आ बसा था। 10 साल अब्बू को फौत हुए गुजर गए थे और इन 10 सालों के बाद आज अब्बू को अपने सामने जिंदा देखकर मैं हैरान ही रह गया था। ये सच था, इन 10 सालों में सिर्फ अनाबिया ही अब्बू को याद करती थी। मैं तो बस अब्बू से नफरत करता था। अब्बू मेरे सामने बैठ गए थे और जब मदीहा आपा ने अपना नकाब उतारा तो ये देखकर मुझे धचका लगा कि वो कोई और नहीं बल्कि शाहीना थी, जिनकी वजह से अब्बू ने अम्मी को छोड़ा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस औरत से मैं नफरत करता था उसी को अपने घर में आने की इजाज़त दी हुई थी और अनाबिया भी उसे सचमुच की माँ समझ रही थी। मैं अब्बू की बात सुने बगैर गुस्सा करने लगा कि आप दोनों यहाँ से दफा हो जाए। अब्बू को डांटने पर अनाबिया बुरी तरह से रोने लगी थी और अब्बू की गोद में सर रख लिया। अपनी बहन की वजह से एक बार फिर मैंने दिल पर पत्थर रखा और सुकून से अब्बू की बात सुनने पर मजबूर हो गया। अब्बू ने बताया कि 12 साल पहले जब मैंने ऑफिस में पहली बार शाहीना को देखा था तो मुझे इससे मोहब्बत हो गई थी। मेरा दिल बागी होने लगा था और मैं तुम्हारी माँ को छोड़कर शाहीना के पीछे लग गया। शाहीना भी मुझसे प्यार करती थी और इसकी शादी भी नहीं हुई थी। मैं इसकी मोहब्बत में इतना अंधा हो गया कि इससे शादी करने को तैयार हो गया। यूं मैंने इससे चुपके से शादी कर ली। जब तुम्हारी माँ को इस बारे में पता चला तो वो बहुत रोई। मैं चाहकर भी उसे तसल्ली न दे सका, क्योंकि मैं तो दिलो जान से शाहीना पर मर मिटा था। यूं इस दौरान मेरे ऑफिस के बॉस ने, जो शाहीना के कज़न थे और शाहीना से शादी करना चाहते थे, उन्होंने गुस्से में मुझ पर करप्शन का झूठा इल्ज़ाम लगा दिया ताकि वो अपना बदला पूरा कर सके। उन्हें इस बात की आग लगी थी
कि मैंने शाहिना से शादी क्यों की। यूं मैं पुलिस से छुपता छुपाता घर आ गया। सब लोग मुझसे नफरत करते थे, तुम भी, मेरी बीवी यानी तुम्हारी माँ भी, और खानदान वाले भी। मगर तुम्हारी माँ ने मुझे तनहा न छोड़ा और पुलिस वालों से बचाने की खातिर मुझे मुर्दा करार देकर फरार करवा दिया। वो लाश मेरी नहीं बल्कि हमारे घर के मुलाजिम की थी, जिसने आग लगाकर खुदकुशी कर ली थी। उसका चेहरा भी झुलस गया था। यूं तुम्हारी माँ ने उस लाश को मेरी लाश करार देकर मुझे फरार करवा दिया। मगर मुझे अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब तुम्हारी माँ के मरने के कुछ ही अरसे बाद शाहिना ने मुझे छोड़ दिया और अपने बॉस से शादी कर ली, क्योंकि वो लालची औरत थी। मुझ पर यह राज खुला कि मुझ पर इल्जाम लगाने का उसका और उसके बॉस यानी कजन का प्लान था। बॉस भी जानता था कि मैं जिंदा हूं और यूं सब खत्म हो गया। मैं लुट कर रह गया था। अपने घर वापस आना चाहा, मगर तुम और मेरी बेटी मुझे कहीं ना मिले। अनाबिया से मैं बहुत प्यार करता था। यूं पछतावे में आकर मैंने खुदकुशी का सोचा। इत्तेफाक से शाहिना की हमशक्ल बहन मदीहा ने मुझे बचा लिया और अस्पताल ले गई। वहां कई साल मैं कोमे में रहा। शाहिना तो बहुत लालची थी और खुदगर्ज थी, लेकिन उसके मुकाबले में मदीहा बहुत नरम दिल औरत थी। वो अपनी बहन की वजह से शर्मिंदा थी और मुझे समझाने मेरे घर आई थी, जहां मैं और शाहिना रहा करते थे। उस घर की चाबी मदीहा के पास भी थी। वो मुझे समझाने आई थी कि मेरी बहन का सदमा दिल से निकालकर अपने बच्चों को ढूंढे। जब वो घर आई तो उसने देखा कि मैं बेहोश पड़ा हूं, क्योंकि मैंने खुदकुशी की कोशिश की थी। यूं उसके बर वक्त मुझे अस्पताल पहुंचाने पर मेरी जान बच गई, मगर मैं कोमे में रहा। 1 साल पहले ही होश में आया था और फिर यूं मैंने तुम्हारी तलाश शुरू की। मैं जानता था तुम मुझसे नफरत करते हो, इसीलिए तुम्हारे दिल में दोबारा जगह बनाने के लिए पहले मैंने मदीहा को तुम्हारे घर भेजा। मदीहा की वजह से मैं अनाबिया से यहाँ मिलने आता था, जिससे वो बहुत खुश थी। मदीहा को वो माँ समझने लगी थी। यूं मैंने मदीहा से 1 महीना पहले ही शादी कर ली, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम सब साथ रहें। मैं शर्मिंदा हूँ। जो मैंने तुम्हारी माँ के साथ किया उसकी सज़ा मुझे मिल चुकी है। मगर बेटा, यकीन करो कि मदीहा शाहिना जैसी नहीं है। इससे सिर्फ मैंने अनाबिया की खातिर शादी की है, क्योंकि जब मैं 1 माह पहले अनाबिया को साइकेट्रिस्ट के पास लेकर गया था, तब डॉक्टर ने कहा था कि अनाबिया पहले से अब बहुत बेहतर है, क्योंकि इसे प्यार और तवज्जो मिल रही है। ये सुनते ही मैंने मदीहा से निकाह कर लिया, क्योंकि मैं अपने बच्चों के खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। माजी में जो गलतियां हुई उसे माफ़ कर दो। अब वो मेरे कदमों में गिरे हुए थे। अनाबिया रो रही थी। अब मुझे समझ में आया कि जिसे मैं शाहिना समझा था वो शाहिना नहीं थी, बल्कि उनकी जुड़वा बहन थी। मेरा दिल पिघल गया था और अब्बू की सच्चाई जानने के बाद मैंने अनाबिया के खातिर अब्बू को माफ़ कर दिया। कभी कभी माफ़ कर देने के बाद ज़िंदगी सुकून में आ जाती है, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। अब हम चारों एक साथ रहते थे और अनाबिया काफ़ी खुश रहती थी। अब्बू भी हमसे बहुत मोहब्बत करने लगे थे। मैं भी उन्हें माफ़ कर चुका था। माजी की अदावत रखने का कोई फ़ायदा नहीं था। अगर मैं अब्बू का साथ छोड़ता तो शायद मेरी अम्मी को ये सब जानने के बाद बुरा लगता। इसीलिए उनके खातिर मैंने अब्बू को माफ़ कर दिया था कि जब मरने के बाद मैं अपनी अम्मी को आखिरत में सब बताऊंगा तो वो बहुत खुश होंगी, क्योंकि अम्मी ने मुझे हमेशा माफ़ करने का दर्स दिया था। अनाबिया की जहनी हालत अब काफ़ी बेहतर है और ये सब मदीहा आपा की वजह से हुआ था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।